जय हिंद दोस्तों, रक्षित कनक के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 नई जानकारियां लेकर आया हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 5 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, आ गया वित्त मंत्रालय का नया लेटर 10 जुलाई 2026 का। पेंशन मामलों को अंतिम रूप देने से संबंधित समय सीमा के संबंध में। जी हां दोस्तों, एक नया लेटर जारी करा गया है और ये लेटर संबंधित है पेंशनर से, फैमिली पेंशनर से और कर्मचारियों से जिनके पेंशन केस अभी तक फाइनल नहीं हो पाए हैं, जिनके पेंशन केस अभी तक पेंडिंग में हैं विभागों की तरफ से। तो एक गाइडलाइन जारी करी गई है वित्त मंत्रालय की तरफ से, एक लेटर जारी करा गया है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का नया लेटर जारी। जी हां दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से एक लेटर जारी करा है 9 जुलाई 2026 का। और ये लेटर भेजा है सारे चीफ सेक्रेटरी, राज्य सरकार के एडमिनिस्ट्रेटर को, भारत सरकार के सभी मंत्रालय के सेक्रेटरी को और सभी सरकारी विभागों को। क्या है पूरा लेटर, आगे समझाऊंगा लेटर दिखाकर। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, पेंशन पर बड़ा खुलासा, दूसरे देशों में वेतन से ज्यादा पेंशन। जी हां दोस्तों, दूसरे देशों में वेतन से ज्यादा पेंशन दी जाती है और भारत का स्थान है पेंशन देने के मामले में 33वां। जी हां दोस्तों, 33वां स्थान है भारत का पेंशन देने के मामले में। यानी जो दूसरे देश हैं वो भारत से कहीं आगे हैं पेंशन के मामले में। इसी पर एक रिपोर्ट है जो मैं आपको आगे दिखाकर समझाऊंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, आ गया वित्त मंत्रालय का एक और लेटर 10 जुलाई 2026 का और यह लेटर संबंधित है एनपीएस के कर्मचारियों से। जी हां दोस्तों, जो एनपीएस में है कर्मचारी, उनसे संबंधित यह लेटर है। एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है, एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है, जो कर्मचारियों से काटा जाता है या फिर जो सरकार कंट्रीब्यूट करती है, तो उससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट लेटर जारी करा गया है वित्त मंत्रालय की तरफ से। जी हां दोस्तों, अगर आपका कंट्रीब्यूशन लेट लतीफ भेजा जाता है पीएफआरडीए को, एनएसडीएल को, तो दोस्तों फिर उस पर ब्याज सहित वो आपको दिया जाएगा और साथ ही साथ जो कर्मचारियों का शेयर है वो भी वापस दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट लेटर है एनपीएस के कर्मचारियों के लिए, एक नया लेटर है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, आ गया जुलाई का पेंशन का मैसेज, नई अपडेट अभी से। जी हां दोस्तों, एक मैसेज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में और यह मैसेज है जुलाई की पेंशन से संबंधित। क्या है नई अपडेट, आगे समझाऊंगा एक मैसेज दिखाकर। तो दोस्तों बस यही 5 जानकारी है जिस पर मैं बात करूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। ये सारी जानकारियां समझने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे कितने पेंशनर्स हैं, सिर्फ 30%, और कितनों ने किया है 69%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई जानकारियां, नए लेटरों की जानकारियां, पेंशन की जानकारियां, 8 सीपीसी की नई जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। आ गया वित्त मंत्रालय का नया लेटर 10 जुलाई 2026 का, पेंशन मामलों को अंतिम रूप देने से संबंधित समय सीमा के संबंध में। जी हां दोस्तों, 10 जुलाई 2026 का वित्त मंत्रालय की तरफ से एक लेटर जारी करा है, एक ऑफिस मेमोरेंडम है जिसका सब्जेक्ट है टाइमलाइन रिलेटेड टू फाइनलाइजेशन ऑफ पेंशन केस। जी हां दोस्तों, सरकार ने एक टाइमलाइन दी है जिसके अंतर्गत विभागों को, रिकॉर्ड ऑफिस को, यूनिट को या फिर जितने विभाग हैं जो पेंशन केस प्रोसेस करते हैं, तो दोस्तों अब वो फटाफट पेंशनर्स के केस फाइनल करेंगे, कर्मचारियों के केस फाइनल करेंगे। अब कोई भी केस पेंडिंग में नहीं रहेगा।
तो दोस्तों उसी पर यह लेटर है। लेटर लिखा है सारे प्रिंसिपल चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट को। यह पत्र सभी मंत्रालयों से 15 जुलाई 2026 तक पेंशन मामलों के आंतरिक ऑडिट की पेंडिंग रिपोर्ट अनिवार्य रूप से जमा करने का अंतिम रिमाइंडर है। जी हां दोस्तों, एक तरीके का दोस्तों ये लेटर एक रिमाइंडर है, जहां पर पेंशनर्स के, कर्मचारियों के, फैमिली पेंशनर के जो पेंशन केस हैं अगर वो पेंडिंग में है तो दोस्तों उसकी लिस्ट देनी है विभागों को, ताकि पेंशनर के कोई भी पेंशन केस, फैमिली पेंशनर के कोई भी पेंशन केस, कर्मचारियों के कोई भी पेंशन केस पेंडिंग में ना रहें विभागों की तरफ से, ताकि उनका तुरंत निपटारा किया जा सके, ताकि टाइम पर कर्मचारियों की पेंशन शुरू हो सके जो रिटायर होंगे। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ये लेटर था, एक तरीके का रिमाइंडर है, ताकि जो आपके पेंशन केस हैं वो पेंडिंग में ना रहें विभागों के पास। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों एक और लेटर है, और ये लेटर है गृह मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का। ये लेटर जारी हुआ है 9 जुलाई 2026 को, और ये लेटर भेजा है सारे चीफ सेक्रेटरी को, राज्य सरकार के एडमिनिस्ट्रेटर को, भारत सरकार के सभी मंत्रालय के सेक्रेटरी को, सभी सरकारी विभागों को। जी हां दोस्तों, और इसका सब्जेक्ट है ऑर्डर रिलेटिंग टू सिंगिंग और प्लेइंग ऑफ द नेशनल सॉन्ग एंड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। जी हां दोस्तों, जो हम नेशनल सॉन्ग गाते हैं या फिर नेशनल एंथम सॉन्ग प्ले करते हैं, तो उससे संबंधित एक गाइडलाइन जारी करी है सभी विभागों के लिए, सभी मंत्रालयों के विभागों के लिए। अब दोस्तों इसका मेन सब्जेक्ट है, यह लेटर संबंधित है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गीत जैसे कि वंदे मातरम हम गाते हैं, और राष्ट्रीय गान जन गण मन को सही तरीके से गाने बजाने और उनके नियमों का कड़ाई से पालन करने के संबंध में यह लेटर जारी करा है। एक तरीके का निर्देश दिया है सभी विभागों को कि जो आप राष्ट्रगान गाते हैं या फिर राष्ट्रीय गीत गाते हैं उसको सही तरीके से गाया जाए, कोई भी मिस्टेक, कोई भी त्रुटि ना करी जाए, क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत है, क्योंकि ये राष्ट्रीय गान है। तो दोस्तों इस वजह से इसको सही से गाना, सही से प्ले करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार देखने में आया कि कुछ कर्मचारी हैं, कुछ बच्चे हो गए, वो सही तरीके से नहीं गाते, जो शब्दों का उच्चारण है वो सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं करते। तो दोस्तों ये गाइडलाइन जारी करी है कि जो भी व्यक्ति या फिर विभाग के कर्मचारी, कोई भी बंदा सही तरीके से राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान गाए, सही तरीके से शब्दों का उच्चारण करे। जैसा आपको पता है 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, या फिर जो कोई मेन ओकेजन होता है उसमें अक्सर ये गीत बजाए जाते हैं, ये बोले जाते हैं। तो दोस्तों जो भी इन गीतों को बोलेगा वो सही से उच्चारण करे। इस तरीके की दोस्तों एक गाइडलाइन जारी करी है गृह मंत्रालय की तरफ से। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पेंशन पर बड़ा खुलासा, दूसरे देशों में वेतन से ज्यादा पेंशन, भारत का स्थान 33वें नंबर पर। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों एक रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा। पेंशन पर बड़ा खुलासा, दूसरे देशों में वेतन से ज्यादा पेंशन, और भारत का स्थान है 33वें नंबर पे। बहुत पीछे है भारत पेंशन के मामले में। कई देशों में रिटायरमेंट के बाद भी मिलती है 100% से ज्यादा आय। अब क्या लिखा है दोस्तों इसमें, दुनिया के कई देशों में पेंशन व्यवस्था भारत के मुकाबले कहीं अधिक मजबूत मानी जाती है। जी हां दोस्तों, भारत के अलावा ऐसे दूसरे कई देश हैं जहां पे पेंशन की व्यवस्था काफी मजबूत है भारत के मुकाबले। अब दोस्तों ऐसे कौन से देश हैं? रिपोर्ट के अनुसार नीदरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और कनाडा जैसे देशों में रिटायरमेंट के बाद भी लोगों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलती है। कोरिया में रिटायर होने के बाद करीब 129% तक पेंशन मिलती है। जी हां दोस्तों, जो दूसरे देश हैं वो बहुत कहीं आगे हैं भारत देश के मुकाबले। तुर्की में लगभग 102% का भुगतान किया जाता है पेंशन से संबंधित।
बल्कि नीदरलैंड में 101%, नीदरलैंड में 101% पेंशन का भुगतान किया जाता है। तो दोस्तों भारत देश बहुत पीछे है इन सबके मामलों में। फिर क्या लिखा है, यानी कई देशों में पेंशन राशि व्यक्ति के अंतिम वेतन से भी अधिक होती है। जी हां दोस्तों, जो अंतिम वेतन है उससे भी कहीं अधिक पेंशन दी जाती है दूसरे देशों में। वहीं भारत इस सूची में 35 देशों में 33वें स्थान पर है। अब दोस्तों इसमें आप पेंशन की विसंगतियां भी जोड़ सकती हैं, क्योंकि जितनी पेंशन मिलनी चाहिए उतनी पेंशन मिलती नहीं है, क्योंकि विसंगतियां बहुत है पेंशन में। फिर दोस्तों क्या लिखा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यहां की पेंशन व्यवस्था अभी भी वैश्विक स्तर पर काफी पीछे है। जी हां दोस्तों, जब स्थानीय पीछे हो गया तो दोस्तों फिर सारी चीजें पीछे हो जाएंगी। फिर क्या लिखा है दोस्तों, किन देशों में ज्यादा पेंशन है। सबसे पहले है दोस्तों कोरिया 129%, फिर नीदरलैंड में है 101%, फिर तुर्की में 102%, और यूरोप के कई देश बहुत आगे हैं भारत के मुकाबले। दोस्तों एक नई रिपोर्ट है, सब कुछ आकलन करा गया है पेंशन सिस्टम का। अब दोस्तों यहां पे देखिए, भारत की स्थिति 35 देशों में 33वां स्थान, 33 नंबर। कम पेंशन सुरक्षा, पेंशन की सुरक्षा भी ज्यादा नहीं है। फिर सुधार की जरूरत, अब भारत को सुधार करने की जरूरत है अपने पेंशन सिस्टम में, ताकि दूसरे देशों की तुलना में भारत का स्थान थोड़ा ऊपर आ पाए। तो दोस्तों ये एक नई रिपोर्ट थी जो मैंने आपको यहां पे समझाई है। भारत में बुढ़ापा मुश्किल, विदेशों में आराम क्यों, सारी जिंदगी नौकरी लेकिन बुढ़ापे में संघर्ष। जी हां दोस्तों, अक्सर पेंशनर्स कहते हैं कि मैं 80 साल से ऊपर हूं, 75 साल से ऊपर हूं, 65 साल से ऊपर हूं, लेकिन मेरी पेंशन में बहुत सारी विसंगतियां हैं। जितनी मुझे पेंशन मिलनी चाहिए थी उतनी पेंशन मुझे नहीं मिल रही। काफी कंप्लेंट डाल दी, लेकिन कहते हैं कि आपको पेंशन ठीक दी जा रही है। एक तरीके की परेशान करने वाली बात है। यानी बुढ़ापा अगर सही से व्यतीत ना हो तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। और बुढ़ापे का सारा क्या है, वो है पेंशन। रिटायरमेंट होने के बाद एक पेंशन ही सारा है। तो दोस्तों एक ये नई रिपोर्ट थी जो मैंने आपको समझाई। बाकी आपके विचार क्या, आप कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। आ गया वित्त मंत्रालय का एक और लेटर 10 जुलाई 2026 का। अब दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट ये लेटर है एनपीएस के कर्मचारियों के लिए जिनका कंट्रीब्यूशन काटा जाता है। इसमें नेशनल पेंशन सिस्टम के कंट्रीब्यूशन को भेजने में देरी होने पर ब्याज लगाने और कर्मचारियों के शेयर को वापस लौटाने से जुड़े नियमों के बारे में बताया है। जी हां दोस्तों, अगर आपका कंट्रीब्यूशन लेट जमा होता है विभागों द्वारा, डीडीओ द्वारा, तो दोस्तों फिर उस पर ब्याज दिया जाएगा। साथ ही साथ कर्मचारियों का जो शेयर है वो भी वापस लौटाया जाएगा। अब दोस्तों क्या है पूरा लेटर, ये मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। अभी का ही दोस्तों ये लेटर है 10 जुलाई 2026 का, वित्त मंत्रालय की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की तरफ से ये लेटर जारी करा गया, जिसका सब्जेक्ट है इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिले रेमिटेंस ऑफ एनपीएस कंट्रीब्यूशन टू पीएफआरडीए। अगर पीएफआरडीए के पास, एनएसडीएल के पास अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टाइम पर नहीं पहुंचता तो फिर उस पे लगेगा ब्याज। जो डिले हो गया कंट्रीब्यूशन, फिर उस पे ब्याज दिया जाएगा, उस पे ब्याज लगेगा। अब दोस्तों काफी लंबा चौड़ा ये लेटर है, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा आसान भाषा में, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं और फिर कार्रवाई कर पाएं अगर आपका कंट्रीब्यूशन लेट जमा होता है। अब क्या लिखा है दोस्तों, जरा ध्यान से समझिए। पहली मुख्य बात लिखी है इस लेटर में, एनपीएस अंशदान भेजने में देरी पर ब्याज। जो कंट्रीब्यूशन है अगर वो देरी से भेजा जाएगा विभाग द्वारा तो फिर उस पर ब्याज लगाना पड़ेगा। अब समस्या क्या आ रही थी पहले ये समझ लीजिए। सरकार के ध्यान में आया है कि कई विभागों द्वारा कर्मचारियों का एनपीएस का पैसा समय पर पीएफआरडीए पेंशन नियामक को नहीं भेजा जा रहा। जी हां दोस्तों, जहां आपका कंट्रीब्यूशन भेजा जाता है वहां पर सही समय पर भेजा नहीं जा रहा। अब नियम है इसका, एक रूल है 410 का। यदि किसी नए कर्मचारी का
एनपीएस रजिस्ट्रेशन पैन नंबर जनरेट सैलरी बनने से पहले पूरा नहीं हो पाता तो उसकी सैलरी में से एनपीएस का हिस्सा काटकर रोक लिया जाएगा। जिनका पैन जनरेट नहीं हुआ, सैलरी बनने से पहले पूरा नहीं हुआ, तो उनका एनपीएस का हिस्सा काटकर रोक लिया जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पूरा होगा, वह काटी गई रकम और उस पर बनने वाला ब्याज कर्मचारियों के खाते में तुरंत जमा कर दिया जाएगा। यह रूल है। फिर क्या लिखा है, एक और रूल है 813 का, यदि सरकार तय समय सीमा के बाद एनपीएस का पैसा जमा करती है तो उसे ब्याज के साथ पैसा जमा करना होगा। यह ब्याज दर पब्लिक प्रोविडेंट फंड की ब्याज दर के बराबर होगा। अंशदान कंट्रीब्यूशन जमा होने के 30 दिनों के भीतर यह ब्याज कर्मचारी के खाते में आ जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, यानी कि अगर सरकार तय समय सीमा के बाद एनपीएस का पैसा जमा करती है, यानी जितनी तय समय सीमा है, जो टाइमलाइन है, अगर उसके बाद सरकार आपका कंट्रीब्यूशन जमा कर रही है तो दोस्तों फिर ब्याज के साथ आपको वो पैसा दिया जाएगा। फिर अगला पॉइंट है जवाबदेही। समय पर पैसा ना भेजने की लापरवाही की जांच विभाग के अध्यक्ष हेड ऑफ डिपार्टमेंट करेंगे। यदि यह देरी किसी अधिकारी की प्रशासनिक लापरवाही के कारण हुई है तो ब्याज का पूरा पैसा उस लापरवाह अधिकारी की जेब से वसूला जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आपका कंट्रीब्यूशन सही टाइम पर जमा नहीं होता तो दोस्तों फिर उसको ब्याज में इंक्लूड करा जाएगा, फिर उस पर ब्याज दिया जाएगा। अगर विभाग की कोई गलती है, कोई अधिकारी की गलती है, तो दोस्तों उस पर लापरवाह अधिकारी की जेब से वो पैसा वसूला जाएगा। ये सख्त गाइडलाइन जारी कर दी वित्त मंत्रालय ने। अब कार्यवाही क्या है, सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे नियमों का पालन करें और इस संबंध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट 31 जुलाई 2026 तक मुख्य कार्यालय को भेजें। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों एक रिपोर्ट भी मांगी है, 31 जुलाई 2026 तक। और दोस्तों जो नियम है, रूल्स हैं, उनको फॉलो करने की बात कही है। अब दोस्तों एक और दूसरी बात लिखी है इस लेटर में, यह भी आप सही से समझ लीजिए। कर्मचारी के हिस्से की वापसी और उसका ब्याज 1 जनवरी 2004 या फिर उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए एनपीएस अनिवार्य किया गया था। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी समझ लेते हैं। लेकिन यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है या फिर वह अपंग, इनवैलिडेट हो जाता है, डिसेबलमेंट हो जाता है, तो उसे प्रोविजनल तौर पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। जी हां दोस्तों, अगर वो डिसेबल्ड हो गया है, इनवैलिड हो गया है, अपंग हो गया है, तो उसे प्रोविजनल तौर पे पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाता है। इसके बदले में उनका पूरा एनपीएस फंड सरकारी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये रूल मैं आपको समझा रहा हूं। अब नया संशोधन क्या है, अब यह तय किया गया है कि ऐसे मामलों में केवल सरकार का योगदान, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन और उसका रिटर्न ही सरकारी खाते में रहेगा। कर्मचारी को क्या मिलेगा, कर्मचारी का खुद का जो पैसा कटा था एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और उस पर जो रिटर्न मिला था, वह कर्मचारी उसके नॉमिनी या फिर कानूनी वारिस को एक मुश्त वापस लौटा दिया जाएगा। अब ब्याज, यह पैसा मृत्यु या फिर सेवा से हटने की तारीख से लेकर भुगतान की तारीख तक पीपीएफ की ब्याज दरों के साथ वापस किया जाएगा। यह आदेश 1/1/2004 से प्रभावी माना जाएगा। तो दोस्तों एक तरीके का यह बैकग्राउंड यहां पे समझा है, बैकग्राउंड थोड़ा सा यहां पे समझा दिया। अब तीसरी बात क्या लिखी है, इसमें अकाउंट अधिकारियों के लिए तकनीकी निर्देश दिए गए हैं। वह इस पैसे का हिसाब किताब सरकारी खातों में कैसे दर्ज करेंगे। जी हां दोस्तों, जो भी पैसा है उसका लेन देन है, अब उसकी प्रविष्टि कैसे होगी, कैसे उसे लिखा जाएगा। डीडीओ कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड और चालान से उसके वास्तविक अंशदान की राशि का मिलान करेंगे, यानी चेक करेंगे, मैच करेंगे। इस राशि को वो पहले के मुख्य हेड इतने से हटाकर इतने हेड में ट्रांसफर करा जाएगा, जो इनका हेड है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा अमाउंट को। डीडीओ ब्याज की गणना करेंगे और पीएओ उसे सत्यापित करके बिल पास करेंगे। जी हां दोस्तों, अगर आपका कंट्रीब्यूशन लेट हो गया है विभागों की तरफ से तो दोस्तों उस पर ब्याज बनाया जाएगा ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर की तरफ से।
और फिर उसे पे एंड अकाउंट ऑफिस वेरीफाई करेगा। अंत में इस भुगतान की एंट्री कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड में भी दर्ज करी जाएगी। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों जो भी इसकी एंट्री है वो कर्मचारी की सर्विस रिकॉर्ड में भी मेंशन करी जाएगी, एंट्री करी जाएगी। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ये लेटर था जो मैंने आपको समझाया। अब दोस्तों जितने भी कर्मचारी एनपीएस के हैं, जरा एक बार अपना कंट्रीब्यूशन जरूर चेक कर लीजिए कि आपका विभाग, कंसल्ट विभाग एनपीएस का कंट्रीब्यूशन कब भेजता है। कहीं ऐसा तो नहीं जुलाई में काटा जाता है और फिर अगस्त में भेजा जाता है, या फिर मई में काटा गया और जून में भेजा गया। जरा एक बार चेक कर लीजिए कि आपका कंट्रीब्यूशन आपका विभाग कब काटता है, कब वो एनएसडीएल को या फिर पीएफआरडीए को देता है। अगर देरी से भेजता है तो तुरंत कंप्लेन करें। जी हां दोस्तों, क्योंकि इस पर आपको ब्याज भी दिया जाएगा अगर आपका कंट्रीब्यूशन लेट पहुंचता है। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सर्कुलर था जो मैंने आपको यहां पे समझाया। कुछ और पूछना हो, कोई और दिक्कत हो एनपीएस से जुड़ी, यूपीएस से जुड़ी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं भी एक पेंशन डिपार्टमेंट में हूं जहां पर पेंशन डील होती है, एनपीएस डील होता है, जीएसएल आईएस डील होता है, जीपीएफ डील होता है। तो दोस्तों एनपीएस का जितना भी काम है वो हम देखते हैं, पेंशन का जितना काम है वो भी हम देखते हैं। तो अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। लास्ट इंफॉर्मेशन है, आ गया जुलाई का पेंशन का मैसेज, नई अपडेट अभी से। जी हां दोस्तों, अभी से आपको एक नई अपडेट मिल गई है जुलाई की पेंशन के बारे में। जी हां दोस्तों, एक मैसेज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे जो मैं आपको दिखा रहा हूं। डियर पेंशनर्स, जुलाई पेंशन विल बी डिसबर्स थ्रू स्पर्ट्स ऑन 31 जुलाई 2026 फॉर द ऑल पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स विथ डीए 60%। जी हां दोस्तों, अब इन्होंने बता दिया बहुत पहले से ही कि स्पर्श के द्वारा पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को जुलाई की पेंशन दी जाएगी 31 जुलाई 2026 को, और वो भी डीए 60% के साथ। जी हां दोस्तों, काफी दिन पहले ये आपको बता दिया कि आपकी जुलाई की पेंशन 31 जुलाई 2026 को आ रही है, यानी कि शुक्रवार के दिन आ रही है, और वो भी 60% डीएडीआर के साथ। अब दोस्तों इतनी जल्दी यहां पर एक सूचना जारी करी गई है आप सभी के लिए। 20 तारीख के बाद आपको मैसेज दिया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पे पहले से ही एक मैसेज दिया जा रहा है जुलाई की पेंशन के बारे में। हालांकि मैसेज में कोई गलती नहीं है, मैसेज बिल्कुल सही है, क्योंकि जुलाई की पेंशन आपको 31 जुलाई को ही मिलेगी। लेकिन फिर भी इतनी जल्दी एडवांस बताना क्या सही है? जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। इंफॉर्मेशन सही है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंफॉर्मेशन गलत होती तब दोस्तों दिक्कत थी। खैर, बता दिया सो बता दिया। तो दोस्तों आपकी जुलाई की पेंशन आपको मिल रही है 31 जुलाई को, वो भी 60% डीएडीआर के साथ। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको यहां पे दी हैं। इन सब जानकारियों से संबंधित आप पे कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी कोई नई जानकारी आएगी, कोई नया लेटर आएगा तो मैं आपको जरूर वीडियो बना के दूंगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहेगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।